हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में जो है हम लोग लेक्चर नंबर 11 क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि अपने अपने इस पेपर का डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स का लेक्चर नंबर 10 में जो है हम लोगों ने जो रेप्टाइल्स था उसको ख़त्म कर लिया था, जहाँ पे मैंने आपको रेप्टाइल का इंट्रोडक्शन दिया था। हिंदी में हम लोग उसे क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं। एंड वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक रेप्टाइल का जनरलाइज फीचर क्या होता है। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखे थे। आपको अगर याद होगा तो हम लोग कैसे कैसे क्या पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्डेट। कॉर्डेट क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा। और ये कॉर्डेट तीन तरह के हैं, एक है यूरोकॉर्डेट, एक है सिफेलोकॉर्डेट और एक क्या है, वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट के अंदर हम लोग दो सुपर क्लास पढ़ रहे थे। तो एक था हम लोग का फिशेज और एक क्या था हम लोगों का, ठीक है, तो एक है हम लोगों का टेट्रापोड। और उसके बाद हम लोग फिशेज को खत्म कर लिए थे और टेट्रापोड पढ़ रहे हैं। और टेट्रापोड में हम लोगों ने एम्फीबियन देखा, रेप्टाइल्स देखा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग जो है अब देख रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि क्या है, तो जो कि क्या है हम लोगों का अगला टॉपिक एव्स। तो चलिए फिर विदाउट किसी देरी के अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे इस लेक्चर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो एव्स है इसका तीन चीज, क्या क्या तीन चीज। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका जो है हम लोग तीन चीज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर जनरल क्या फीचर है एव्स का और इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये एव्स होता क्या है। तो अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो एव्स को हम लोग बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, उसी को एव्स बोला गया है। तो सबसे पहले एक एव्स का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, कैसे हम लोग एव्स को जो है पहचान सकते हैं। तो एकदम साफ साफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है कि सबसे पहले एव्स क्या है, तो क्लास ऑफ बर्ड। क्या है ये, बर्ड्स का क्लास है, ठीक है। ओके, याद रखना टेट्रापोड जो है, ठीक है, टेट्रापोड ये सुपर क्लास है, ठीक है, दो सुपर क्लास है, ठीक है। ओके, कितने सुपर क्लास हैं, तो दो आपके जो है सुपर क्लास हैं। कौन कौन से वो दो सुपर क्लास हैं, तो एक है आपका, ठीक है, ओके, पीसेज जिसके अंदर फिश है, और एक क्या है, टेट्रापोड। और टेट्रापोड के अंदर है आपका कौन, एव्स, ठीक है। तो एव्स क्या है, इसके अंदर कौन आते हैं, बर्ड्स आते हैं। तो सुपर क्लास के अंदर क्लास है एव्स, ठीक है, सुपर क्लास के अंदर क्लास है एव्स, तो इसके अंदर बर्ड्स आते हैं। फिर क्या बोलता है, मॉडिफाइड फ्रंट लिम्स, विंग्स, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एव्स का एक सबसे बड़ा गुण क्या होता है, कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के क्या होते हैं, ठीक है, चार लिम्ब होते हैं। जब हम लोग चार पैर पे चलते थे तो ये हमारा क्या होता था, आगे वाला दो पैर और उसके बाद जो है पीछे वाला दो पैर। तो हम लोगों में क्या हुआ कि हम लोग जब दो पैर पे चलना शुरू कर दिए तो हमारा जो ये आगे का लिम्ब है इसमें ग्रैस्पिंग पावर आ गया। ग्रैस्पिंग पावर कहने का मतलब क्या, किसी चीज को इस तरह से करने का कैपेसिटी। लेकिन वहीं पे जो बर्ड्स थे, एव्स थे, उसमें क्या हुआ कि ये जो आगे का जो ये लिम्ब है इसमें उड़ने की कैपेसिटी आ गई। तो वही बोल रहा है कि इनके जो फ्रंट यानी कि सामने वाले जो लिम्स थे, ठीक है, वो मॉडिफाई हो गए, वो बदल गए और बदल के क्या बन गए, विंग्स बन गए, यानी कि पंख बन गए, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, बीक्स विदाउट टीथ, ठीक है, जो चोंच है, ठीक है, उसमें क्या होता है, टीथ नहीं होता है। कभी पक्षियों के माउथ के अंदर आप लोगों ने क्या, ठीक है, ओके, टीथ देखा है, दांत देखा है, तो नहीं। तो बीक्स विदाउट टीथ यानी कि जो चोंच है उसके अंदर क्या होता है, टीथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज कैरेक्टर है। एक पक्षी को सबसे पहले कैसे पहचाना जाए, तो सबसे पहले एव्स के अंदर आता कौन है, बर्ड्स आता है। और इसमें जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये, क्योंकि इस पूरे धरती पर अगर आप देखोगे तो जो पक्षी है, ठीक है, उनमें उड़ने की कैपेसिटी होती है। हाँ, कीड़ों में भी होती है, बट उनमें विंग्स जो होते हैं वो फेदर के नहीं बने होते हैं। लेकिन यहाँ फेदर यानी कि पंख जो होगा, ठीक है, वो किसका बना होगा, फेदर यानी कि हेयर लाइक मटेरियल का बना होता है। तो ये चीज है, ठीक है। और इनके पास बीक होता है जिसमें दांत नहीं होता है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब एग्जांपल्स क्या है बर्ड्स का, तो आप लोग देख सकते हो, ऑस्ट्रिच, आप लोग डेफिनेटली नाम सुना होगा ऑस्ट्रिच का, जिसे हिंदी में हम लोग शुतुरमुर्ग कहते हैं, ऑस्ट्रिच। चिकन्स, डक्स, चिकन तो समझते ही हो गया, डक मतलब क्या, बत्तख। फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगोज आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये बगुले जैसा क्या होता है, कुछ बर्ड्स होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ सर्च करके, क्या होता है, फ्लेमिंगोज। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि ये क्या है, तो ये यहाँ पे है फ्लेमिंगोज, ठीक है, ओके, क्या है, फ्लेमिंगोज। तो आप लोग देख सकते हो ये है फ्लेमिंगोज, आई होप कि आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, बगुले की तरह, क्या होता है, बगुले की तरह, क्या बगुला ही एक तरह का, ठीक है, फ्लेमिंगोज। तो इसे हम लोग, इस बर्ड को हम लोग फ्लेमिंगोज बोलते हैं। तो फ्लेमिंगोज हो गया,
पीजन, पीजन मतलब क्या, कबूतर, ठीक है, कुकू यानी कि कोयल। फिर क्या है, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड भी आपने देखा होगा कि एक छोटी सी पक्षी होती है जो हवा में उड़ते रहती है और फलों से क्या करती है, अपना रस पीती है, लंबा सा चोंच होता है हमिंग बर्ड। वल्चर, गिद्ध, हॉक, बाज, ठीक है, ओके, आउल, ये क्या हो गया, उल्लू, ठीक है। फिर क्या, हॉर्नबिल्स, हॉर्नबिल्स क्या होते हैं, तो हॉर्नबिल में मैं आपको दिखा देता हूं कैसे पक्षी होते हैं ये, ठीक है, ओके। तो देखो ये हैं आपके हॉर्नबिल्स, ठीक है, ओके। हॉर्नबिल्स कैसे दिखते हैं, तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं हॉर्नबिल। आई होप कि शायद आपने जो है कभी देखा होगा। तो ये हॉर्नबिल है, ये क्या करता है, सीड खाता है, क्या खाता है, सीड खाता है, बीज खाता है, तो हॉर्नबिल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, हॉर्नबिल के बाद, ठीक है, ओके, किंगफिशर, किंगफिशर क्या होता है, ये भी शायद आपने देखा होगा। फिर उसके बाद है वुड पीकर, जिसे हम लोग गांव घर के लैंग्वेज में कटफोड़वा भी बोलते हैं, वुड पीकर। इसका जो चोंच होता है वो काफी लंबा और मजबूत होता है और इससे ये लकड़ी को क्या करता है, ठोक ठोक के इस तरह से फोड़ देता है, इसलिए इसे हम लोग वुड पीकर भी बोलते हैं। फिर क्या, फैल्कन्स, फैल्कन्स अगेन क्या होता है, बाज होता है, ठीक है, ओके। पैरोट मतलब तो पता ही होगा, तोता। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इनमें से कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स का यहाँ पे क्या किया गया है, नाम लिखा गया है। तो एप्स के अंदर क्या है, बर्ड्स हैं जिनका क्या होता है, आगे का जो लिम्ब होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है एंड इनके बीक यानी कि चोंच में जो है दांत नहीं होते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने ये रहे। तो ये इनका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं जनरलाइज कैरेक्टर की तरफ। जनरलाइज कैरेक्टर कहने का मतलब क्या इनका जनरल फीचर है, कैसे हम लोग इनको जो है पहचानेंगे, इनका जनरल फीचर क्या है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इनका जनरलाइज्ड कैरेक्टर क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या बोलता है कि इनके बॉडी पे क्या होता है, कवर्ड विथ फेदर्स, जो बॉडी है उस पे क्या होगा, पंख होगा। तो कॉमन सी बात है, हम लोग बर्ड्स के बारे में जानते हैं, इसमें कहीं पे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है कि जो बर्ड्स हैं उनका बॉडी क्या होगा, पंखों से क्या होगा, ढका हुआ रहेगा, कवर्ड विथ फेदर्स। फिर क्या बोलता है, हैव टू जॉ विदाउट टीथ। तो बर्ड्स के पास कितने जॉ होते हैं, दो जॉ होते हैं और इसमें क्या दांत होता है, नहीं होता है। तो क्या होगा, दो जबड़ा होगा, एक अपर और एक लोअर, और उसमें टीथ नहीं होगा। तो इसमें भी मेरे ख्याल से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, फोर लिम्स आर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विंग्स। आगे के जो पैर हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, विंग्स, पंख में कन्वर्ट हो चुके हैं। याद रखना, मैं पिछले कई क्लासेस से आप लोगों को बताते आ रहा हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तो, ठीक है, बर्ड्स का जनरलाइज फीचर क्या होता है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, आंसर देना। अब आप इतने चीजों को रटने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, रट नहीं पाओगे। आपको एक ओवरऑल जो बातें याद है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना और उस इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके इमेजिन करके चीजों का क्या करना, आंसर देने की कोशिश करना कि कैसे कैसे जो है एक बर्ड को इमेजिन करना और उसमें जो भी आपको गुण दिखते चले जाएं उसको क्या करते जाना, आप लिखते जाना, ठीक है। तो ये चीजें बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, हैव हाईली डेवलप्ड फ्लाइट मसल्स, ठीक है, इसके पास जो फ्लाइट मसल होता है बहुत ज्यादा डेवलप होता है। अब ये फ्लाइट मसल क्या होता है, तो जैसे कि अगर ये पंख है तो इसको इस तरह से फ्लैप करने वाला जो मसल होता है उसी को हम लोग फ्लाइट मसल बोलते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, फ्लाइट मसल ही एक ऐसा मसल है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल के लिए क्या करता है, तो एटीपी बनाता है। क्या बनाता है, सेल के लिए एटीपी बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर एक पक्षी को हवा में उड़ते जाना है तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ना होता है, तो वो हवा में बने रहे, नीचे न गिरे। इससे बचने के लिए उसके अपने पंखों को हमेशा चलाते रहना पड़ता है ताकि ग्रेविटी उसको नीचे न खींच ले। तो उसको पंखों को चलाने वाले जो मसल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और वो इस धरती पे जितने भी जानवर हैं उसमें में से किसी का भी सेल ले लो और एक पक्षी का जो फ्लाइट मसल होता है उसका सेल ले लो और सब में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर गिनो तो फ्लाइट मसल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो वही बोल रहा है कि हैव हाईली डेवलप्ड फ्लाइट मसल्स। इसमें जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हाईली डेवलप्ड फ्लाइट मसल्स एंड, ठीक है, ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हाईएस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोलता है, तो आगे देखो, आगे बोलता है लोअर लिम्स आर कवर्ड इन स्केल्स, जो इनका पिछला पैर होता है उस पे स्केल्स होते हैं। स्केल्स कहने का मतलब मैं आम भाषा में बताऊं तो करे टाइप के स्किन होते हैं, और इसी के वजह से आप देखोगे कि एक पक्षी जब बिजली के तार पे भी बैठ जाता है तो उसको करंट नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो स्किन होता है वो ड्राई होता है, डेड हो चुका होता है, ठीक है, ओके। और ड्राई और डेड स्किन से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, लेकिन वहीं पे मैं अगर अपने इस स्किन से बिजली के तार को छूऊं तो सीधे करंट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तो ये भी, हालांकि इसका भी स्किन का ऊपरी लेयर ड्राई और डेड है, लेकिन वो उतना मोटा नहीं है, जबकि जो आपका क्या होता है बर्ड्स होता है उसका जो लेग है उस पर ड्राई और डेड स्किन होते हैं, जिसको यहाँ पे बोल रहा है कि स्केल्स होंगे, ठीक है, ओके। फिर क्या बोलता है, ईच फुट हैज 4 टोज। आपने देखा होगा कि पक्षी का पैर कैसा होता है, तो इस तरह से ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो हर एक पैर में कितने टोज होंगे, ठीक है, ओके, 4 टोज होंगे। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि ईच फुट हैज 4 टोज। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। ईच फुट हैज कितने टोज होंगे, ठीक है, ओके, 4 टोज होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इंडोस्केलेटल कंप्राइजेज ऑफ न्यूमेटिक और क्लासिफाइड बोन्स। इंडोस्केलेटल क्या होता है, एकदम अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि स्केलेटल क्या होता है। ऐसा कोई भी चीज जो हम लोगों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है उसको स्केलेटल बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी आप ये मेरा हाथ देख रहे हो, ये मेरा फिंगर देख पा रहे हो, ये इस तरह के शेप का क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक हड्डी जिसे हम लोग बोलते हैं, बोन जिसे बोलते हैं, एक कड़ा सा स्ट्रक्चर है जो मेरे बॉडी को इस तरह का शेप दे रहा है। अगर अभी जो है ये बोन का शेप चेंज हो जाए तो अचानक से मेरे हाथ का भी शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर इमेजिन करो कि अगर मेरे इस हाथ का हड्डी अचानक से मैं यहाँ पे मैजिक करूं और बोन गायब हो जाए तो क्या होगा, इमेजिन करके देखो, मेरा ये हाथ कैसा होगा, सीधे रबड़ की तरह इस तरह से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो स्केलेटल क्या होता है, ये एक कड़ा स्ट्रक्चर होता है जो, ठीक है, बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, शेप भी प्रोवाइड करवाता है, इवन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं अपने सिर पे ऐसे करके मारूं तो मेरा ब्रेन नहीं होगा डैमेज। क्यों नहीं होगा डैमेज, क्योंकि इसके ऊपर जो ये स्कल है ये कड़ा है, ये शेप देने के साथ साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा है। अब ये जो स्केलेटल होता है क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्केलेटल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो जनरली तौर पे शेप प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, शेप देगा और प्रोटेक्शन देगा। अब ये स्केलेटल 2 तरह का होता है, एक होता है आपका क्या, तो ये जो स्केलेटल होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है आपका, ठीक है, क्या, तो एक होता है आपका एक्सोस्केलेटल, ठीक है, और एक होता है इंडोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल क्या है, जो बाहर से होता है, कड़ा होगा, बाहर से होगा और यह बस शेप और प्रोटेक्शन देगा। और इंडोस्केलेटल वो होता है जो अंदर से होता है। तो बोन के बारे में क्या ख्याल है आप लोग का, कि ये जो बोन है ये बाहर से है, एक्सोस्केलेटल है कि ये इंडोस्केलेटल है, क्या ख्याल है आप लोग का। तो ये बॉडी के अंदर होता है, तो ये एक्चुअली में क्या है, इंडोस्केलेटल है। लेकिन जैसे कि नाखून ये बॉडी के बाहर है और देखो कड़ा होता है, ठीक है, और ये जो है इसको आपका जो ये शेप है इसको भी प्रोवाइड करके रखा है। किसी किसी का नाखून देखना छोटा होगा तो उसका यहाँ पे ये छोटा रहेगा, और ये प्रोटेक्शन भी देता है आपके टिप्स को। जब हम लोग जानवर थे तो इसी की मदद से हम लोग चीजों को क्या करते थे, कुरेदा करते थे, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स अभी भी इसी की मदद से क्या करते हैं, तो अपने शिकार को फाड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, ठीक है, कि क्या होता है कि इसमें जो इंडोस्केलेटल होते हैं, इंडो मतलब बाहर का कि अंदर का यानी कि हड्डियों की बात कर रहा है, शरीर के अंदर जो स्केलेटल है, ठीक है, वो क्या होता है, न्यूमेटिक होता है और ऑसिफाइड बोन्स होता है। न्यूमेटिक कहने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। न्यूमेटिक का मतलब है, ठीक है, हॉलो मतलब क्या, खोखला होता है। और क्यों होता है खोखला, तो गौर से सुनना, अगर जो है बर्ड्स का जो बोन है अगर वो सॉलिड बोन बन जाए, एकदम सॉलिड कड़ा बोन का बन जाए, तो पता है क्या प्रॉब्लम निकल के आएगा बाहर, प्रॉब्लम ये निकल के आएगा बाहर, ठीक है, ओके, प्रॉब्लम ये निकल के आएगा बाहर कि वो उड़ नहीं पाएगी पक्षी, क्योंकि उसके कड़े बोन की वजह से उसका बॉडी बहुत भारी हो जाएगा और वो अपने बॉडी को हवा में लिफ्ट ही नहीं कर पाएगी, उठा ही नहीं पाएगी, तो वो उड़ नहीं पाएगी। तो इनका जो बोन्स होगा वो क्या होगा, तो इनका बोन्स न्यूमेटिक होगा। न्यूमेटिक कहने का मतलब क्या, खोखला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है,
ऑयल ग्लैंड्स इन द टेल, ठीक है, इनके पूरे बॉडी पे कोई ग्लैंड नहीं होता है। अब अच्छे से समझना, हम लोग की स्किन में 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। कितने तरह के ग्लैंड होते हैं? 3 तरह के, ठीक है, शायद आप लोग को पता हो। एक होता है स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना आता है, एक होता है मिलानिन ग्लैंड। मिलानिन ग्लैंड एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मिलानो। एक होता है मिलानोसाइट। मिलानोसाइट एक ऐसा सेल होता है जो मिलानिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, और इसी मिलानिन की वजह से आप गोरे या फिर काले होते हो। जिस इंसान के बॉडी में जितना मिलानिन होता है वो उतना काला होगा उसका स्किन, और जिसके बॉडी में जितना कम मिलानिन होगा वो उतना गोरा होगा। आरी बात में, तो एक हो गया स्वेट ग्लैंड, एक क्या होता है आपका, तो एक होता है मिलानोसाइट जो मिलानिन सेक्रेट करता है, और एक होता है सीबेसियस ग्लैंड जो अभी अगर मैं अपने नोज को छूं तो मुझे जो है ऑयली टाइप का फील हो रहा है। तो ये सीबेसियस ग्लैंड क्या करता है, एक वैक्स, एक तरह का ऑयली सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं। लेकिन आपका जो, ठीक है, ओके, बर्ड होता है उसके स्किन में कोई ग्लैंड नहीं होता है। हाँ, उसके टेल वाले रीजन में, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये बर्ड है और इसका ये पूंछ है, तो इसके टेल वाले रीजन में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लैंड होगा जो ऑयल रिलीज करते रहता है। और ये भी इसलिए ऑयल रिलीज करता है कि इसके जो पंख हैं वो मुलायम बने रहे, आपस में उलझे नहीं, ताकि जब ये हवा में उड़े तो इसका पंख जो है हवा को अच्छे से काट के क्या करे, इसको आगे बढ़ने में मदद करे। नहीं तो अगर वो पंख उलझ गया तो ये हवा में अच्छे से उड़ नहीं पाएगा। तो इसके पूरे बॉडी में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते हैं, बस क्या होता है, टेल वाले रीजन में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। और वो भी क्यों होते हैं वो अभी आपको मैंने समझाया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, लैक स्वेट ग्लैंड। आगे वही बात लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया कि स्वेट ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड इसके पास नहीं होगा। स्किन कैसा होगा, जिसकी वजह से ड्राई हो जाएगा, ठीक है, ड्राई स्किन रहेगा। हम लोग की तरह छूने पे मॉइस्चराइज नहीं फील होगा, या गर्मी लगने पे पसीना नहीं आएगा इसको, ठीक है, ड्राई स्किन रहेगा। तो ये सब इसके जनरलाइज कैरेक्टर है। अब फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं कि आपको इसमें सारी चीजें नहीं पढ़नी है, सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो याद रखनी है, जो आपको इजिली याद हो जाए, ठीक है। सारी चीजों को आप याद रख भी नहीं पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो भी आसान लगे 10 पॉइंट आप उसको याद रख लेना, ठीक है, ओके। तो बोल रहा है हैव शार्प आई, इनका आंख बहुत तेज होता है, क्योंकि जब हवा में उड़ते हैं तो ऊपर से नीचे क्या है उसको देख लेते हैं ये, तो इनके पास जो आंख होता है काफी तेज होता है। हैव अ गिजार्ड एंड क्रॉप इन दी, ठीक है, ओके, एलिमेंट्री कनाल। इनके एलिमेंट्री कनाल में देखो दांत तो होता नहीं है, गौर से सुनना, दांत तो होता नहीं है कि जो बीज खाए या फिर जो भी खाए उसको जो है चिबा सके। तो इनके एलिमेंट्री कनाल में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है गिजार्ड, और गिजार्ड क्या करता है, ये जो भी बीज या जो भी खाते हैं उसको क्या करता है, इस तरह से पीस देता है, ठीक है, इस तरह से क्या करता है, पीस देता है, ताकि उसका छोटा छोटा क्या हो जाए, ठीक है, पार्टिकल बन जाए और उसका डाइजेशन अच्छे से हो सके। तो तीत तो होता नहीं है कि ये च्यू करेगा, तो इसके एलिमेंट्री कनाल में क्या होता है, गिजार्ड नाम का एक ऑर्गन होता है जो किसमें मदद करता है, फूड के, ठीक है, मैस्टिकेशन में। मैस्टिकेशन मतलब फूड को पीसने में। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है, ओके, हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, ओके। मैस्टिकेशन मतलब क्या होता है, पीसना, ठीक है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को पीसने में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पे इनके पास हार्ट कितने चैम्बर का होता है, तो जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होगा। कितने चैम्बर का हार्ट होगा, 4 चैम्बर का हार्ट होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि अगर हार्ट बनाए तो बिल्कुल ह्यूमन की तरह कुछ इस तरह का हार्ट होगा, 4 चैम्बर का। अपर 2 क्या होगा, ऑरिकल्स, और लोअर 2 क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स। जो हार्ट होंगे वो कितने चैम्बर के होंगे, 4 चैम्बर के होंगे। फिर क्या बोलता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर द कनेक्ट टू दी हॉलेक्स देयर, ठीक है, ओके, फिंगर्स आर इधर फ्लैट और राइजिंग। क्या बोला, इनका जो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है, सिंपली मैं इसे क्या करता हूं, ब्लैक कर देता हूं, सिंपली मैं सिंपल से रखता हूं, ठीक है। इसको मैं काट देता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, कट कर देता हूं इन पॉइंट्स को। सिंपली आपको बस, ठीक है, क्या करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, बस आपको सिंपली क्या करना है, इतने दूर का जो पॉइंट है इसी को बस याद रखना है। कितने दूर का पॉइंट है, तो जो बस इतने दूर का पॉइंट है, देयर फिंगर्स आर
इधर फ्लैट और राइजिंग। इनका उंगली या तो ऐसे करके फ्लैट रहेगा या फिर ऐसे करके रहेगा। देखो ना, जिसमें नाखून निकला रहता है उसमें ऐसे करके रहता है। तो वही बोल रहा है या तो उंगलियां फ्लैट होंगी या तो राइजिंग होंगी, ऊपर की ओर उठी होंगी, उसमें से नाखून निकला रहेगा। फिर आगे क्या बोलता है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। आगे बोलता है दे डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर। हम लोग के पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि यहाँ पे ये किडनी है, क्या है यहाँ पे ये, ठीक है ओके, यहाँ पे ये किडनी, यहाँ पे क्या है, तो मान लो कि ये किडनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करके इसमें से डक्ट्स निकले रहते हैं और एक डक्ट ऐसे करके इधर से आएगा और एक डक्ट क्या होगा, ठीक है इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे मैं थोड़े से जो है ना स्पेस लेके ही बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमंस में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये एक किडनी है, क्या है यहाँ पे ये किडनी है, तो दो किडनियां होती हैं हम लोगों के पास, तो ये किडनी है और यहाँ पे एक ऐसे करके ट्यूब रहता है, एक डक्ट, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहां से क्या होता है, ठीक है, एक पाइप ऐसे करके, ठीक है, यहां से ऐसे करके इसके अंदर आके खुलेगा, ठीक है, और एक पाइप क्या होगा यहां से भी ऐसे करके इसके अंदर आके क्या होगा इस तरह से खुलेगा। और इसमें ये किडनी क्या करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया किडनी। ये किडनी क्या करेंगे, ब्लड को छान के यूरिन बनाएंगे और वो यूरिन यहां से होते हुए इसके अंदर आके जमा होगा। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और इसी के अंदर यूरिन क्या होता है, जमा होता है और यहां से ये जो पाइप देख रहे हो यूरेथ्रा, यहां से होते हुए ये यूरिन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने ये चीजें जो है अपने जो है जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी होंगी। तो वही बात यहां पे बोल रहा है, ठीक है। तो इसके पास कोई भी यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा। तो अब अगर बताओ कि इसके पास कोई भी अगर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम निकल के सामने आएगा, प्रॉब्लम ये निकल के सामने आएगा, प्रॉब्लम एक्चुअली में कुछ भी नहीं निकल के सामने आएगा, ये अपने यूरिन को स्टोर नहीं कर पाएगा। हम लोग अपने यूरिन को स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे तभी निकालेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें यूरिन बनेगा और सीधे निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। फिर क्या बोल रहा है, किडनी सर्व एज दी ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और किडनी ही इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या कहने का मतलब, यानी कि किडनी ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हम लोग की बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे हमारा स्किन भी एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कैसे, तो जैसे पसीना बाहर, पसीना के साथ बहुत सारे टॉक्सिक बाहर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। मेन तो हम लोग में किडनी ही है, लेकिन इसमें स्किन तो है नहीं, जो पसीना, स्किन से पसीना तो निकलता है नहीं। चलो कोई बात नहीं, किडनी अगर नहीं छान पाया चीजों को तो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट्स वगैरह हैं उसको पसीना के थ्रू बाहर निकाल दें, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसमें किडनी ही क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो वही बोल रहा है कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, किडनी सर्व एज दी ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यही एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हम लोग की तरह नहीं कि लंग्स से CO2 निकल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, लंग्स से भी, लीवर से भी वेस्ट प्रोडक्ट छान छान के बाहर निकाला जा रहा है, स्किन से भी निकल रहा है, और किडनी तो मेन है ही। इसमें सिर्फ और सिर्फ किडनी ही क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे बिहेव करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोलता है, यूरिन एक्सक्रीटेड इज सेमी सॉलिड इन नेचर। ये जो यूरिन रिलीज करता है हम लोग की तरफ पानी नहीं होता है। आपको ने कभी देखा होगा कि जब बर्ड क्या करेगा, आपके बॉडी पे हो सकता है कभी ना कभी बर्ड ने पॉटी किया होगा, तो सुन के थोड़ा सा फनी लगता है, बट आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके बॉडी पे कहीं आप जा रहे होंगे और एक बर्ड पॉटी करके चला गया होगा, तो आप देखोगे कि उसका जो स्टूल होता है, एक्सक्रीटा होता है, वो कैसा होता है, पेस्ट की तरह होता है, ठीक है ओके, सेमी सॉलिड होगा, पेस्ट की तरह होगा। तो वही बोल रहा है कि उसी में इसका, ठीक है, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में कि बर्ड्स क्या एक्सक्रीट करते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड को निकालने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है, तो वो जो होता है अपना लैट्रिन, अगर मैं आम भाषा में बताऊं, और जो यूरिन है एक ही साथ मिला के बाहर निकाल देता है। और वही ऊपर में ये सारा का पॉइंट, ये सारा का सारा पॉइंट तब से आपको बता रहा है। क्या बता रहा है, अब क्या बता रहा है, दे डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ओके, किडनी सर्व एज ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और यूरिन एक्सक्रीटेड इज सेमी सॉलिड इन नेचर। जो यूरिन ये एक्सक्रीट करेगा वो सेमी सॉलिड नेचर का होगा, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड में मिला रहता है, और ये अपना पॉटी और जो है यूरिन एक ही साथ रिलीज करता है। फिर क्या बोल रहा है,
कैन नॉट च्यू देयर फूड। अभी ऊपर में हम लोगों ने कवर किया कि इसके पास गिजार्ड होता है, तीत तो होता नहीं है कि अपना फूड क्या कर सके, च्यू कर सके, तो कैन नॉट च्यू देयर फूड। अब इन चीजों को आप बड़ी आसानी से जो है लिख सकते हो बिना रटे हुए, थोड़ा सा दिमाग शांत करके और सोचोगे कि बर्ड्स का क्या क्या फीचर था तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रटने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, तो इन चीजों को रटना क्या है, हम लोग डेली लाइफ में अपने बर्ड्स देखते ही रहते हैं, तो उसको कॉमन तौर पे आंख बंद करके इमेजिन करके उसका लिख सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वही बोला कैन नॉट च्यू देयर फूड, ये अपने फूड को चिबा नहीं सकते हैं। आगे क्या बोलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। आपको जब मैंने एम्फीबियन पढ़ाया था, मेढक के बारे में, तो वहां मैंने बताया था कि वहां पे क्या होता है कि जैसे कि ये वाटर है, तो जो मेल फ्रॉग है वो वाटर में क्या करेगा, स्पर्म रिलीज कर देगा, और जो फीमेल फ्रॉग है वो ओवम रिलीज कर देगी, और यहाँ पे स्पर्म तैरते तैरते आएगा और इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा, एंड इसके रिजल्ट में क्या होंगे, तो टैडपोल्स बनेंगे, लार्वा बनेगा, फिर टैडपोल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, स्पर्म एंड ओवम का मिलना क्या कहलाता है, फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। ये बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर हो रहा है, बट यहाँ पे क्या बोलता है कि जो फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल देखने को मिलेगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर क्या बोलता है, एंड इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच द डेवलपमेंट, ठीक है, ओके, डेवलप होगा। मतलब इसमें सिंपल वे में बोलूं तो बस इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इन लाइन को मैं क्या करता हूं, कट कर देता हूं, इतना आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। इसमें बस एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। क्या करते हैं अब हम लोग, आगे बढ़ते हैं, यस यस यस, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे क्या बोल रहा है, 4 इम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स, इसके पास 4 इम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन होते हैं। इम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके लिए मुझे फिर से एक पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा और तब आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ठीक से देखना, मैं जो बता रहा हूं क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, एकदम गौर से देखना, मान लो कि यहाँ पे ये यूट्रस है, क्या है, ये यूट्रस है। आई होप कि यूट्रस क्या होता है ये आपको पता होगा, जिसे हिंदी में हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, तो ये यूट्रस है, ठीक है, ओके। ये हो गया यूट्रस, और ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब, क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओके, एकदम ध्यान से देखना। और यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट क्या होता है, सर्विक्स, एंड उसके बाद क्या होगा, वेजाइना, क्या होगा, वेजाइना। तो आपने पढ़ा होगा कि यूट्रस का जो वॉल होता है, ह्यूमन की मैं स्पेशली तौर पे बात कर रहा हूँ, 3 लेयर का होता है। तो इसमें इनर मोस्ट जो वॉल होता है उसमें इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। ये दोनों तरफ से रहेंगे, इधर से भी रहेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म जाएगा, और यहाँ पे एम्प्यूला वाले रीजन में क्या होता है, ओवम आता है, और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। और जब इन दोनों का क्या होगा, स्पर्म जाएगा और ओवम आएगा, और इन दोनों मिलके, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, तो रिजल्ट में एक सेल के बेबी का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट। अब ये धीरे धीरे आगे का प्रोसेस चलते रहेगा, जैसे कि जाइगोट जो है डिवाइड करते रहेगा, मोरूला में बदलेगा, हालांकि क्लीवेज होता है यहाँ पे, तो मोरूला में बदलेगा, ब्लास्ट्यूला में बदलेगा, और ये इधर से मूव करते हुए इधर की ओर आएगा। और इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख लो, इसमें से किसी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ये इस तरह से, ठीक है, इसमें से किसी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ये इस तरह से क्या होगा, फंस जाएगा। और उसके बाद 9 मंथ का अब समय लगेगा ह्यूमन के केस में, और ये एक वेल डेवलप्ड बेबी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, प्लेसेंटा, ठीक है। और उसमें से एक कॉर्ड निकलेगा जिसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे, जो बेबी के नेवल नाभि से जुड़ा रहेगा, और इसके चारों तरफ, ठीक है, एक मेम्ब्रेन ऐसे करके आपको दिखेंगे जिसको हम लोग एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। फिर उसके बाद एक और मेम्ब्रेन आपको दिखेगा यहाँ पे, जिसे हम लोग मान लो एलेंटोनिस बोलते हैं, और एक क्या होता है, योक सैक। तो एक होता है यहाँ पे योक सैक। तो टोटल कितने मेम्ब्रेन हो गए, 4 मेम्ब्रेन हो गए। क्या क्या, 4 मेम्ब्रेन हो गए। तो सबसे पहला हो गया ये वाला, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, प्लेसेंटा बोल रहे हैं। फिर दूसरा क्या हो गया, तो ये वाला हो गया जिसे हम लोग एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। कौन सा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद ये मान लेते हैं, ये क्या हो गया, तो ये हो गया योक सैक, क्या हो गया, ये हो गया योक सैक। और फिर उसके बाद ये मान लेते हैं, ये क्या हो गया, तो ये हो गया एलेंटोनिस, क्या हो गया, एलेंटोनिस। अब इन चारों मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि ये जो आपका प्लेसेंटा है यहाँ पे,
ये क्या करता है, बेबी तक उसी चीज को जाने देता है, ठीक है, जो बेबी के लिए जरूरी है। जैसे कि मदर कोई जो है दवा खाई और उसमें कोई हैवी मेटल है, वो बेबी के लिए जरूरी नहीं है, तो ये जो प्लेसेंटा है ये क्या करेगा, उस हैवी मेटल को इधर ही रोक देगा और बेबी के लिए जो इसेंशियल चीज है उसी को इधर से इधर जाने देगा। फिर उसके बाद ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है, एक तरह का लिक्विड रिलीज करता है बेबी के चारों तरफ, जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और ये क्या करता है, मदर अब जैसे कि चल रही है या फिर झटका लगा तो ये फ्लूइड क्या करता है, शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है और बेबी को डैमेज होने से क्या करता है, बचा देता है। फिर उसके बाद ये जो योक सैक है इसके अंदर बेबी के लिए रिजर्व फूड होता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एलेंटोनिस है इसके अंदर बेबी का वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड होता है। क्या होता है, वेस्ट मटेरियल। लेकिन याद रखना इंसान के केस में ये दोनों जनरली तौर पे नहीं होते हैं, ठीक है, हम लोगों में बस प्लेसेंटा और एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक है कि यहाँ पे फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं है बेबी के लिए, मदर जो खाती है ब्लड से सीधे सीधे वो उसको मिल जाता है। लेकिन अगर अंडा है यहाँ पे तो अंडे के अंदर जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है उसमें स्टोर्ड फूड होना चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, ठीक है, योक सैक जो ये देख रहे हो ये प्रेजेंट होगा। दूसरा, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करेगा उसको भी स्टोर करने के लिए एक थैला होना चाहिए, जो कि कौन है, एलेंटोनिस है। लेकिन ह्यूमन के केस में बेबी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा वो इसी प्लेसेंटा से होते हुए मदर के बॉडी में चला जाएगा और मदर का बॉडी उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। आरी बात में, हालांकि यहाँ पे बेबी के स्टेज में सॉलिड वेस्ट नहीं बनता है, वो लैट्रिन नहीं बनेगा उसके अंदर। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मदर जो खाना खा रही है वो ऑलरेडी अब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज वगैरह बन चुका है और वो ग्लूकोज बेबी को सप्लाई हो रहा है। वो सॉलिड फूड हम लोग की तरह चावल दाल नहीं खा रहा है कि मदर के पेट से चावल दाल निकल के बेबी के मुंह में जाएगा और वो चिबा के उसको खाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से देखना, तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, एकदम गौर से देखना, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ओके, कि ह्यूमन के केस में बस दो ही रहेगा, एक रहेगा क्या, प्लेसेंटा, और एक क्या रहेगा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। क्या रहेगा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो आई होप कि आपको जो है ये चीजें क्या हो रही हो, समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसी के बारे में जो है, ठीक है, क्या बोल रहा है, इसी के बारे में जो है, ठीक है, क्या बोल रहा है, तो एकदम ध्यान से देखेंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अंदर क्या होंगे, 4 एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन होंगे आपके। कितने एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन होंगे, इसी को एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं। ये जो चारों मेम्ब्रेन है ना, पहला क्या हो गया, प्लेसेंटा, दूसरा क्या हो गया, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, तीसरा एलेंटोनिस और चौथा हो गया योक सैक। तो ये जो चारों मेम्ब्रेन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। और देखो यहाँ पे नाम लिखा है एमनियन, एलेंटोनिस, योक सैक, ठीक है। और कोरियन ये किसको बोल रहा है, कोरियन एमनियन बोल रहा है, ठीक है। कोरियन एमनियन को ही एक साथ हम लोग, ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, कोरियन और एमनियन को ही हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। तो एक और आप मेरे तरफ से ले लो, प्लेसेंटा भी। क्या, प्लेसेंटा भी, ठीक है। तो हालांकि बर्ड के केस में क्या है, 4 है यहाँ पे, कोरियन, एमनियन, एलेंटोनिस तो मैंने अभी बताया, योक सैक भी बताया। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो एक्चुअली में आपका एमनियोटिक मेम्ब्रेन है ना, इसी ये क्या होता है, 2 लेयर का हो गया। एक होता है कोरियोनिक लेयर, ठीक है, और एक होता है एमनियन लेयर, 2 लेयर का होता है ये। और यही क्या है, आपका एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, तो इसी को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 मेम्ब्रेन, ये सब हो गए। कौन कौन हो गया आपके 4 मेम्ब्रेन, कोरियन, एमनियन, एलेंटोनिस एंड योक सैक। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये क्या था, जनरलाइज इसका फीचर था। आई होप कि इंट्रोडक्शन क्या था ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड जनरलाइज फीचर क्या क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही आप रट पाओगे इतना। जो इजिली आप याद रख सकते हो उसको आप लिखोगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो बोलेगा बर्ड्स का जनरल फीचर बताइए, कि बर्ड्स को कैसे पहचानेंगे, उसका जनरल फीचर क्या होगा। और आपको जो है जो भी बात याद है 10, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट उसको आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हम लोगों ने जनरल फीचर भी पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे, कि एक बर्ड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, जितने इस धरती पे बर्ड्स हैं कैसे कैसे उनको बांटा गया है। तो याद रखना कि देखो बर्ड्स और जो एव्स है वो ऑलरेडी एक क्लास है, ठीक है। और क्लास के अंदर क्या आएगा, सुपर क्लास हो गया, सुपर क्लास के अंदर क्लास, और क्लास के अंदर आएगा सब क्लास, और सब क्लास के अंदर आएगा
ऑर्डर, ठीक है ओके। तो यहां पे देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको भी आप रट नहीं पाओगे, ठीक है ओके, रट नहीं पाओगे। तो यहां पे क्या है, ठीक है ओके, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो है, ठीक है ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एब्स क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे ये एब्स हो गया क्लास, क्या हो गया एब्स, यहाँ पे क्लास हो गया। अब इसके अंदर ठीक है दो सब क्लास हैं, कितने सब क्लास हैं, दो सब क्लास हैं। एक क्या है आपका, तो एक है आपका ठीक है आर्कियोनाइथिस, ठीक है, और एक क्या है नियो, ठीक है ओके, नियोनाइथिस। अब एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, बर्ड्स के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, बर्ड्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ, हाँ यहाँ पे मेंशन करना सही नहीं रहेगा, इसे मैं पहले वाले पेज में ही मेंशन कर देता हूं, ठीक है। तो मैं मेंशन कर दूंगा थोड़ी देर में, पहले आप लोग इसको समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, आपका ये क्लास हो गया एब्स, ठीक है ओके, एंड सब क्लास, क्लास के अंदर क्या आएगा, सब क्लास। क्या होता है ये क्लास, क्या होता है ये सब क्लास, सब मैंने जनरल वाले जो जनरल इंफॉर्मेशन था शुरुआत का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 उसमें बता रखा है, ठीक है। तो क्लास के अंदर क्या आया, सब क्लास। तो क्लास क्या हो गया एब्स, और इसके अंदर अब दो सब क्लास है, एक क्या है, ठीक है, एक है आपका आर्कियोनाइथिस और एक क्या है नियोनाइथिस, ठीक है ओके, दो सब क्लास है। अब देखो ये जो सब क्लास है इसमें जो आपका जो नियोनाइथिस है, आर्कियोनाइथिस ऐसे बढ़ते नाम में छुपा हुआ है, गौर से सुनना, आर्कियो वर्ड, तो आर्कियो का मतलब क्या होता है, पुराना, ओल्ड। ये काफी शुरुआती दिनों के बर्ड्स थे। जब बर्ड्स कहां से ओरिजिनेट हुआ है पता है, बर्ड्स कहां से ओरिजिनेट हुआ है, बर्ड्स एक्चुअली में ओरिजिनेट हुआ है रेप्टाइल से। पहले क्या था, फिशेज, पानी में रहने वाले जानवर, वो धीरे धीरे कहां है, जमीन पे, ना तो जमीन पे रह पाए पूरी तरह से, ना तो पानी में, तो पहले बना एम्फीबियन, और एम्फीबियन पूरी तरह से जब जमीन पे रहने लगा तो बन गया रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स, जी हाँ ठीक है, जो छिपकली आप देख रहे हो, जो डायनासोर देख रहे हो, जो क्रोकोडाइल देख रहे हो, जो सांप देख रहे हो, वो सब रेप्टाइल्स है, और उसी से बना है बर्ड्स। जी हाँ, रेप्टाइल से क्या बना, बर्ड्स बना, ठीक है। तो जो शुरुआती समय के बर्ड्स थे, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा आर्कियोपेट्रिक्स, मैं आपको उसका पिक्चर दिखाता हूं, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ठीक से, ठीक है ओके, आर्कियोपेट्रिक्स। तो आर्कियोपेट्रिक्स ध्यान से देखो, आर्कियोपेट्रिक्स आपने पढ़ा होगा कि ये एक्चुअली में एक डायनासोर था, ठीक है, इसका बहुत सारा फॉसिल मिला है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या था, एक डायनासोर था जो कि किस में चेंज हो गया था, बर्ड्स में चेंज हो गया था। और आप देख सकते हो कि इसका आगे का पैर, वैसे भी डायनासोर में देखना, डायनासोर में जो आगे का दो पैर होता है वो छोटा होता है काफी ज्यादा, ठीक है, और वही दो पैर आगे का इसमें विंग्स में चेंज हो गया। जब जमीन पे सिचुएशन हालात अच्छे नहीं रहे तो ये उड़ने का कोशिश करने लगा, और ये डायनासोर समय के साथ धीरे धीरे किस में बदल गया, बर्ड में बदल गया। तो आर्कियोपेट्रिक्स एक ऐसा डायनासोर है जिसमें बर्ड्स का भी लक्षण है, डायनासोर का भी लक्षण है। और डायनासोर सर्च करके देखना कि डायनासोर किसके अंदर आते हैं, तो डायनासोर जो है ये रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आर्कियोपेट्रिक्स का एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है ओके। तो गौर से सुनना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यही वही वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे, आर्कियोनाइथिस। आर्कियोनाइथिस क्या था, ऐसा बर्ड था जो इस धरती पे बनने वाला शुरुआती बर्ड था, जो जनरली तौर पे रेप्टाइल से इवॉल्व हो रहा था। एंड उसके बाद क्या आया, नियोनाइथिस। तो नियो का मतलब ही होता है न्यू, क्या होता है, न्यू, ठीक है। नियो का क्या होता है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर ही देता हूं, नियो का, ठीक है ओके। कौन सा कलर यहाँ पे विजुअल रहेगा बेटरली, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो आर्कियो मतलब क्या होता है, आर्कियो का नहीं है ये विजुअल, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ओके। कौन सा रहेगा विजुअल, ये रेड हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रेड, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, बॉल पेन है, ब्रश है, ठीक है। ये इतना मोटा क्यों आ रहा है, और पतला हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्कियो का मतलब क्या होता है, आर्कियो का मतलब ही होता है ओल्ड, ठीक है ओके, ओल्ड या फिर प्रिमिटिव, ठीक है ओके। प्रिमिटिव मतलब क्या, पुराना। और यहाँ पे जो नियो वर्ड है, नियो का क्या मतलब होता है, तो नियो का मतलब ही होता है न्यू, क्या मतलब होता है, न्यू, ठीक है ओके। तो ये ऐसे बर्ड थे जो इनिशियल स्टेज में बन रहे थे। और नियो और उसके बाद नियोनाइथिस, ठीक है ओके, नियोनाइथिस ये ऐसे बर्ड थे जो कि एडवांस टाइप के बर्ड थे जो कि अब जो है वेल डेवलप हो चुके थे, ठीक है, और एक बर्ड की तरह दिख रहे थे। तो अब ये जो नियोनाइथिस है इसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सब क्या है, सब क्लास, क्या है
ये सब क्लास, इसके अंदर, ठीक है ओके। अब क्या हो गया, क्लास, क्लास के अंदर सब क्लास, और सब क्लास के अंदर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे जो आर्कियोनाइथिस है इसका तो ऑर्डर नहीं है, बट जो नियोनाइथिस है इसका दो ऑर्डर है। क्या क्या दो ऑर्डर है, तो एक है आपका ओडोंटो, ठीक है, गैंथी, और एक क्या है, नियोगैंथी। और नियोगैंथी के अंदर, ठीक है ओके, कितने सब ऑर्डर है सो देख लो, ठीक है। तो ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आया, सब ऑर्डर। तो देख लो इसके अंदर जो है कितने ज्यादा सब ऑर्डर हैं, ठीक है ओके, इसके अंदर कितने ज्यादा सब ऑर्डर हैं सो देख लो। तो देखो नियोनाइथी के अंदर ये सारे के सारे सब ऑर्डर है। क्या इनको प्रैक्टिकली याद रख पाना पॉसिबल है, तो ऑनेस्टली बताया जाए तो नहीं है पॉसिबल। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया कि क्लासिफिकेशन बताओ बर्ड का, तो आप बस ये दोनों याद रख लेना कि एब्स हो गया, और एब्स के अंदर, ठीक है ओके, ये क्या हो गया, क्लास। तो इसके अंदर क्या है, ठीक है ओके, क्लास के अंदर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, ठीक है ओके। क्या आएगा, क्लास के अंदर, सॉरी, सबसे पहले सब क्लास आएगा। तो सब क्लास होगा, और दो सब क्लास है, एक है आर्कियोनाइथिस और एक क्या है, नियोनाइथिस। और सब क्लास के अंदर आएगा ऑर्डर। अरबास में तो आप जो है बस इन दोनों का याद रखना। एब्स है, एब्स के अंदर ये है, और बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो पढ़ने में, बहुत पढ़ने का मन करता है, ब्रेन बहुत तेज है, तो इसमें जो है इन दोनों के अलावा ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। और अगर सुपर लेवल के स्टूडेंट हो, ठीक है ओके, तब तो ये पूरा याद रख लेना, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ओके। अरबास में तो ये चीज है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एव्स। इसमें से मैंने दो जो आपका यहाँ पे, ये दो जो आपके यहाँ पे ये जो क्या है, ठीक है ओके, सब क्लास हैं क्लास एव्स के अंदर, इन दोनों को मैंने डिटेल में क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दिया है। तो अगर आप चाहोगे तो अपने इंफॉर्मेशन के लिए इनको आप पढ़ सकते हो कि इनका क्या क्या फीचर है, वैसे उतना जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना इंट्रोडक्शन, जनरल फीचर एंड उसका क्लासिफिकेशन। कहां तक, तो क्लास हो गया एप्स, इसके अंदर दो सब क्लास, एक क्या है आर्कियोनाइथिस, एक क्या है नियोनाइथिस। और नियोनाइथिस के अंदर हो सके तो दो याद रख लेना, ऑर्डर, ठीक है ओके, ऑर्डर। तो इसी के साथ आज का जो हम लोग का ये क्लास है ये क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। आई होप कि आज हम लोग जो भी पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, पहले ही आना शुरू हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं। यस यस यस, अब क्लासेज रेगुलर रहेंगी आपकी। यस, मेरी तबीयत तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, ओके। चलिए, तो आज की क्लास को अब हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। फिर से अब हम लोग मिलेंगे न्यू क्लास में, ठीक है, जहां पे हम लोग जो है अब क्या कवर करेंगे, मैमल्स। और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 क्या हो जाएगा, सेमेस्टर 2 का खत्म हो जाएगा, ठीक है। वेलकम वेलकम एवरीवन।